हिंदी लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। आज कक्षा 9वीं का चैप्टर 4 क्षितिज भाग 1 सावले सपनों की याद लेकर आशिमा महाजन फिर से आपके सामने प्रस्तुत हुई है। सावले सपनों की याद पाठ। इस पाठ में मैंने आपको 45 MCQs प्रोवाइड किए हैं। इसके साथ साथ बुक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दिए हैं। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने बन पाए थे मैंने इसमें प्रोवाइड किए हैं। इजी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैंने अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी इस वीडियो में आपको दे दिए हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जाबिर हुसैन जी द्वारा रचित ये पाठ सावले सपनों की याद पूरा इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा और इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। तो सारा मटेरियल आपके पास है, ध्यान से इसकी एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए। बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं जाबिर हुसैन जी की बात करूं तो जाबिर हुसैन का जन्म 1945 ईस्वी में बिहार में हुआ। ये अंग्रेजी भाषा के साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने राजनीति में भाग लेना शुरू किया और 1977 यानी कि 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य भी चुने गए, मंत्री भी बने। ये सारे एमसीक्यूज मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं कि कब कब ये बिहार विधानसभा परिषद के सभापति बने। लेखक जाबिर हुसैन जी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों भाषाओं पर समान अधिकार रखते थे। तीनों भाषाओं में ये अपना लेखन कार्य करते रहे हैं। इनकी भाषा सरल है, सहज है, लेकिन कहीं कहीं इस पाठ में उन्होंने गूढ़ भाषा का भी प्रयोग किया है। और ये जो सावले सपनों की याद है, ये जो पाठ है सावले सपनों की याद, ये एक डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है और जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी विशेषज्ञ सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने ये संस्मरण के रूप में लिख दिया था डायरी शैली में। इसमें सालिम अली जो थे, उनकी मृत्यु से उत्पन्न दुख जो हुआ है उसको लेखक ने सावले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनका बहुत सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है इस पाठ में। उन्होंने बताया है वो किस तरह पक्षी प्रेमी थे, उन्हें बर्ड वॉचर क्यों कहा जाता है, सावले सपनों का महत्व क्या है, सालिम अली का व्यक्तित्व कैसा है, सालिम अली की प्रधानमंत्री से जब भेंट हुई तो उन्होंने क्या अपनी इच्छा जाहिर की थी उनके सामने। लॉरेंस जो सालिम अली की आत्मकथा थी फॉल ऑफ द स्पैरो, उसके बारे में, लॉरेंस के बारे में और उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस, इन सब के बारे में इस पाठ में बताया गया है। सालिम अली की प्रेरणा क्या रही, सालिम अली ने कौन सी ऊंचाइयों को छुआ, तो ये सारी चीजें इस पाठ में आपको बता दी गई हैं। और किस तरह एक गोरैया का गिरना शीर्षक से इसका हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया। ये जो पाठ आपके सामने सावले सपनों की याद है। बच्चों, ये जो सावले सपने क्यों कहा गया है, हमारे जो मन के भाव होते हैं ना उनको अलग अलग रंगों से जोड़ दिया जाता है। जैसे हम कहते हैं लाल पीला क्यों हो गया भाई, लाल पीला तू तो क्रोधित क्यों हो रहा है ना, तू सफेद झूठ बोल रहा है यानी कि तू तो साफ झूठ बोल रहा है। मुंह काला हो जाना किसी का कि क्या होता है, अपमानित होना, या फिर कोई कहता है हरी झंडी दिखाना, आगे बढ़ने का संकेत देना। तो ये सारे जो भी मुहावरे हैं ये रंगों से, भावों से संबंधित होते हैं। उसी तरह सावले सपनों की याद है, सावला रंग कृष्ण जी का भी होता है ना। सावला यानी कि काला तो होता ही है, कृष्ण जी का रंग काला था, सावले थे वो। और यहां पर सपने सावले क्यों हैं ये आपको मालूम चलेगा, क्योंकि सालिम अली ने जो सपने देखे थे पक्षियों को लेकर, तो वो सपने अब सालिम अली की मृत्यु के साथ ही अंधेरे में खो गए हैं, दफन हो गए हैं। तो इस बात का लेखक को बड़ा दुख हुआ, वही इस पाठ में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए लेखक ने प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली के जीवन का जो चित्रण किया है उसे ही उन्होंने सावले सपनों की याद कह दी है। चलिए पाठ शुरू करते हैं। सावले सपनों की याद। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव है। परिंदे क्या होते हैं, पक्षी। हुजूम क्या होता है, भीड़, जनसमूह लग जाना। अग्रसर मतलब आगे बढ़ता हुआ, सैलानी मतलब घुमक्कड़, यात्री। तो कह रहा है सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सावले सपनों का एक हजूम, एक भीड़ लगी हुई है सावले सपनों की, जो मौत की खामोश वादी की तरफ आगे बढ़ रहा है। क्योंकि अब हमारे बीच कौन नहीं रहा, सालिम अली।
तो वो भी मौत की खामोशवादी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके साथ सपने भी जो हैं वो आगे मौत की वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब उन्हें कोई बुला सकता है वापिस, मौत के मुंह से कोई नहीं बुला सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली, अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन ये सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का ये आखिरी पलायन है। लास्ट पलायन मतलब दूसरी जगह चले जाना। अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, पलायन कर गए हैं। तो अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। विलीन मतलब डूब जाना। विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकेगा। तो कह रहा हरारत क्या होती है? हल्का सा बुखार आ जाता है तो कहते हैं ना हरारत हो गई शरीर में। जिस्म मतलब शरीर। तो कह रहा अगर कोई अब लौटाना भी चाहे ना कि अपने दिल की धड़कन देके हम सालिम अली को वापस बुलाने, तो ऐसे नहीं हो सकता। अब हम दोबारा उनके गीत नहीं सुन पाएंगे। तो इस पैराग्राफ में क्या बात की गई है कि प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी सालिम अली हैं, जिनकी अंतिम यात्रा को लेखक याद कर रहा है और कहता है कि ऐसा लगता है मानो सुनहरे पंछियों के पंखों पर सावले सपनों का एक झुंड जो है वो सवार है, और ये समूह जा कहां रहा है? मौत की सूनी घाटी की तरफ उड़ता चला जा रहा है और कोई भी उन्हें नहीं रोक सकता। कहने का भाव यही हुआ कि सालिम अली जो है जीवन के अंत तक पक्षियों के सुंदर रहस्यों को जानने की नई नई इच्छा और कल्पना संजोए हुए चलते रहे, यहां तक कि उन्होंने अपनी अंतिम जीवन यात्रा भी इन्हीं सपनों को पूरा करने के लिए की। पंखों पर सवार सावले सपनों का हुजूम, ये किसे कहा गया? ये क्वेश्चन है आपका, किसे कहा गया? ये पक्षियों के रहस्य भरे संसार को खोजने और बचाने में लगे कल्पनाशील और जिज्ञासु पक्षी वैज्ञानिकों को पंखों पर सवार सावले सपनों का हुजूम कहा गया है। और सालिम अली की वन पक्षी से तुलना कैसे कर दी इन्होंने कि सालिम अली की तुलना उस वन पक्षी से की गई है जो जीवन का आखिरी गीत गाकर मौत की घाटी में प्रवेश कर रहा है। सालिम अली भी ऐसा ही जीवन जिए, वो जब तक जिए गीत की तरह जिए, लक्ष्य के साथ प्रसन्नता पूर्वक जिए, उसी काम में लगे लगे चुपचाप उनकी मृत्यु हो गई। इसी समानता के कारण उनकी ये तुलना जो है वो बड़ी सुंदर भावों में कर दी है कि सालिम अली जो है वो वन पक्षी की तरह है। आगे मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों भी झरने ही होते हैं, को वो प्रकृति की नजर से नहीं आदमी की नजर से देखने को उत्सुक है। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? अब सोता किसे कहा गया है? जो पानी का स्रोत होता है ना, जिससे पानी बहता है, उसे कहा गया है झरना। एक तरह का एहसास होता है, अनुभूति आपको। तो आबशार मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसमें सालिम अली क्या कहना चाहते हैं कि सालिम अली के मन में बसने वाले सावले सपनों के हुजूम की बात की गई है कि सालिम अली जब भी यात्रा पे निकलते थे तो उनके मन में पक्षियों के रहस्य भरे संसार को जानने की उत्सुकता हुआ करती थी। लेकिन ये जो सफर रहा उनके जीवन में, ये पिछले सफरों से बिल्कुल अलग रहा। क्यों? क्योंकि ये उनकी घुमक्कड़ स्वभाव का अंतिम सफर था, जायावत जीवन का अंतिम सफर। इस बार वो अपनी अंतिम यात्रा पे है। सालिम अली में इसके बाद मौत की गोद में विलीन होने वाले थे। सालिम रूपी पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा नहीं गा सकेगा। अब क्यों नहीं गा सकेगा? क्योंकि अब तो मौत की गोद में समा चुका है वो। और जो सालिम अली हैं वो इतने पक्षियों की तरफ समर्पित हैं कि पक्षियों की दुनिया को अपने आनंद के लिए नहीं बल्कि उनके आनंद को बनाए रखने के लिए देखते हैं। इस कारण पक्षियों को उन्हीं की दृष्टि से वो देखते हैं। लोग किस तरह देखते हैं प्रकृति को? पहाड़ों को, झरनों को, जंगलों को, पक्षियों को वो अपनी नजर से देखते हैं। वे इनके होने में अपना भला बुरा, अपना सुख दुख, अपना हानि लाभ देखते हैं। क्योंकि अधिकांश लोगों की दृष्टि सिर्फ अपने स्वार्थ तक सीमित रहती है, लेकिन सालिम अली ऐसे नहीं थे। वो अपनी नजर से देखते थे उनको। और पक्षियों की भाषा जो होती है वो अलग होती है, मानव उसे नहीं समझ सकता। पक्षी अपनी अनुभूति को जिन स्वरों से या जिन जो भी आप एक्टिविटीज करते हो उनसे व्यक्त कर देता है, उसे समझना मनुष्य के लिए पॉसिबल नहीं है। इसलिए वो उनकी मधुर आवाज सुनकर रोमांचित नहीं हो सकता। और रोमांच का सोता फूटने का आशय क्या हुआ? आनंद की गुदगुदी होना। ये वर्ड है रोमांच का सोता फूटना। ठीक है। एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। अब मिथक क्या होता है? मिथक का मतलब प्राचीन
पूर्व कथाओं का तत्व जो नवीन स्थितियों में नए अर्थ को वहन करे। इसका मतलब कि कहते हैं ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, मिथक है, उनके बारे में हमारे पास कोई, जैसे इंग्लिश में आप मिथ कहते हो कि पुरानी कई कथाएं होती हैं जो नई स्थितियों में नए अर्थ ग्रहण कर लेती हैं, उनके लिए ये वर्ड यूज किया गया है। तो सालिम अली के बारे में बताया कि कोई एहसास की ऐसी उबड़ खाबड़ जमीन पे जन्मे हैं सालिम अली। पता नहीं इतिहास में जब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था, कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। तो इन सब चीजों में वो बता रही हैं, लेखक कहता है कि पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी, पर हमें नहीं पता गोपियों को अपनी शरारतों से कैसे तंग किया था, माखन भरे भांडे फोड़े थे, दूध छाछ पिया था। फिर आगे कह रहा है कि छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था, यानी कि जो भी कुंज थे वहां पे उनमें विश्राम किया था। और कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, यानी कि अपनी बंसी की तान से वृंदावन को संगीतमय कर दिया था। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया उनके जो संगीत बांसुरी बजाने से संगीत में हो गई थी। पता नहीं ये सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सावला पानी उसे पूरा घटनाक्रम की याद दिला देगा। लेकिन आज भी अगर कोई जाए ना वृंदावन, तो वृंदावन में कृष्ण की बांसुरी का जादू आज भी छाया हुआ है। ऐसा नहीं कि कृष्ण आते हैं वहां पर बांसुरी बजा के जाते हैं और लोग उसे सुनते हैं। लेखक सालम अली के संबंध में बताता है कि वो कमजोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि आगे उसके साथ क्या हुआ, उसका कंपैरिजन इसमें कर दिया गया है कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी वो क्या करता गया इंसान। क्योंकि वृंदावन में जमुना का जो सावला जल है वो हर सैलानी को, जो भी लोग वहां घूमने आते हैं, उनको कृष्ण की नटखट क्रीड़ाओं की याद करा देता है। जैसे ही वो जमुना जल को देखता है उसे याद आ जाता है कि कभी कृष्ण ने इनके किनारे पे लीलाएं की थी, कृष्ण ने अल्लड़ गोपियों के साथ रास लीला की थी, ग्वालों के साथ मिलकर माखन चोरी की थी, दूध पिया था, जमुना के जो भी छायादार कदम्ब के वृक्ष उनके नीचे विश्राम किया था, और जो भी मनमोहिनी बांसुरी थी वो बजाई थी। वृंदावन में सुबह सुबह सूरज निकलने पे ऐसा अनुभव होता है कि मानो अभी अभी कहीं से कन्हैया आ जाएगा और उसकी मनमोहक वंशी का स्वर सुनकर सबके कदम जो है वो रुक जाएंगे। जितने भी भारतीय हैं सबके मन में कृष्ण के जो बंसी बजाने का दृश्य है वो आज भी उनके मन में बसा हुआ है। इसलिए जब वो वृंदावन की गलियों में जाते हैं और उनकी वही भावना जो है वो जाग उठती है। वृंदावन में संध्या के समय सूरज के ढलने पर ऐसा अनुभव होता है मानो अभी यहाँ से कहीं से कृष्ण आ जाएंगे और मधुर मुरली बजाने लगेंगे। ऐसा कई मानते हैं कि यहाँ पर वृंदावन में कोई ऐसी जगह है, यहाँ पर कृष्ण जी जो है वो बांसुरी बजाते हैं और गोपियां भी उनके साथ रासलीला रचाने आती है, लेकिन वहां पे लोगों को आने जाने नहीं दिया जाता शाम के बाद, ऐसा माना गया है। क्योंकि वृंदावन ऐसा तीर्थ स्थल है जहां वर्ष भर भक्तगण दर्शन के लिए आते रहते हैं। वो जहां यहाँ आकर कृष्ण में हो जाते हैं। सुबह शाम उनके मन में सिर्फ कृष्ण की बांसुरी का स्वर बजता रहता है। इसलिए वृंदावन कभी भी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली कभी नहीं होता। हमेशा वहां पर आपको कोई ना कोई ऐसा माहौल लगता है कि कृष्ण में वातावरण है हर तरफ। तो वो कह रहे हैं कि जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में कृष्ण जी कहीं से आ टपकेंगे और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? मैंने आपको बता दिया। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लेखक सालिम अली के संबंध में बताता है कि कमजोर काया वाला व्यक्ति अब 100 वर्ष का होने ही वाला था कि उसके साथ अचानक क्या हुआ। चलिए पढ़े। उम्र को क्षति तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। तो उनकी मृत्यु किससे हुई? कैंसर जैसी भयानक बीमारी से। कहता मिथकों की दुनिया में एक नाम सालिम अली का जुड़ जाता है। कमजोर शरीर वाला व्यक्ति था पर उसने लंबी आयु पाई थी। उम्र की क्षति तक पहुंचने वाला ही था कि कैंसर ने मौत की नींद सुला दिया। उनमें ना पक्षियों को तलाशने की ललक एक हद के दर्जे तक की थी, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी। कहता कि जो सालिम अली थे ना उनकी आंखों पे दूरबीन चढ़ी रहती थी हमेशा, और वे आंखों पे दूरबीन चढ़ाए पक्षियों को तलाशते रहते थे। उन जैसा बर्ड वॉचर शायद ही कोई हुआ हो।
लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। तो लेकिन कई कई जगह पर हमने ऐसे भी देखा कि सालिम अली बिना दूरबीन के भी थे, और वो ऐसा कब होता था, मैंने आपको एमसीक्यू में भी दिया है, ऐसा अक्सर तब होता था जब वो एकांत के क्षणों में होते थे। लेकिन अंतिम समय तक दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। अब वो क्या बता रहे हैं, एकांत मतलब अकेला स्थान। तो कह रहे हैं कि क्षितिज, क्षितिज कौन सी जगह होती है, यहाँ पे धरती आसमान जो है वो एक साथ आकर मिलते हैं। तो वो बता रहे हैं कि दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी जो नजरें थी, उनमें ऐसा जादू प्रतीत होता था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता था। सालिम अली की आंखों पर उन लोगों में थे सालिम अली जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को, नेचर को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ना क्या होता है, किसी चीज को अपने लिए बनाना। तो कहते हैं ये दुनिया जो थी ना, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए बनाई थी। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य बड़ी दुनिया पसरी थी। ये दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। तो सालिम अली की जिंदगी में उनकी पत्नी तहमीना ने बहुत साथ दिया था। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, क्लासमेट। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों के मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले थे। उस समय पूर्व प्रधानमंत्री हुआ करते थे चौधरी चरण सिंह। तो उनसे जाके मिले थे कौन, सालिम अली। चौधरी चरण सिंह उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे और सालिम अली केरल की जो साइलेंट वैली थी उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने की एक प्लानिंग लेकर प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे थे। और जो सालिम अली और प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे, दोनों का पक्षियों के बारे में दोनों वकालत करने वाले व्यक्तित्व थे। ऐसे दोनों के व्यक्तित्व मैच खाते थे, क्योंकि जो चौधरी चरण सिंह थे वो भी जमीन से जुड़े किसान परिवार से थे और नेचर से बड़ा लगाव था उनको भी। और सालिम अली ने एक पुस्तक लिखी थी, फॉल ऑफ ए स्पैरो, उसमें उनकी आत्मकथा का भी पूरा वर्णन किया गया। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी कि चौधरी साहब को इतना अनुमान था कि किसानों की जमीन पे जब पानी नहीं बरसता है और जब पहली बूंद फसलों पे पड़ती है तो उसका क्या असर होता है, ये समझने वाले नेता थे चौधरी चरण सिंह जी। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी। यानी कि वो भी बहुत लगाव रखते थे नेचर से, तो इसलिए उनका व्यक्तित्व जो था वो इनके साथ आकर मिल गया। सालिम अली के लिए जो प्रकृति थी वो हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया थी जिसको उन्होंने अपनी मेहनत से गढ़ा था। और सालिम अली ही ऐसे थे जो एकांत के क्षणों में बिना दूरबीन के देखे जाते थे। आगे हैं, आज सालिम अली नहीं है, चौधरी साहब भी नहीं है। कौन बचा है जो अब सौंधी माटी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का संकल्प लेगा? कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा? यानी कि अब ऐसा लग रहा है लेखक को कि अब इन पक्षियों के बारे में कौन सोचेगा। सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। मुझे याद आ गया, डीएच लॉरेंस की मौत के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया था। क्या अनुरोध किया था? कि वो अपने पति के बारे में कुछ लिखे। फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना इम्पॉसिबल है। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे महसूस होता है मेरी छत पे बैठने वाली गौरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी कि लॉरेंस का ज्यादातर टाइम जो बीतता था वो पक्षियों के साथ बातें करने में बीतता था। वो उनको समझते थे। इस तरह वो प्रकृति की दुनिया में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं सालिम अली। कहता मुझसे भी ज्यादा जानती है गौरैया। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था। उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि किस प्रकार के इंसान थे सालिम अली। मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये मुश्किल है। क्या मुश्किल है? कि डीएच लॉरेंस जो थे वो अंग्रेजी के अच्छे उपन्यासकार थे, कवि थे, प्रकृति से बड़ा लगाव था उनको। वो प्रकृति के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। और फ्रीडा लॉरेंस जो उनकी पत्नी थी वो खुद कहती थी मैं इतनी अच्छी तरह अपने हस्बैंड के बारे में नहीं जानती जितनी मेरी छत पे रहने वाली गौरैया जानती है, क्योंकि गौरैया और अन्य पक्षियों का लॉरेंस से बहुत अलग लगाव था।
और फ्रीडा जो डीएच लॉरेंस की पत्नी थी, उसने लॉरेंस के बारे में लिखने से इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि उसे लगता था कि छत पे बैठी गौरैया जो है वो उतना अच्छा बयान कर देगी जितना अच्छा वो खुद बयान नहीं कर सकती अपने हस्बैंड के बारे में। तो लॉरेंस के बारे में सबसे अधिक जानने वाली थी गौरैया, वो गौरैया जो लॉरेंस की छत पे आती थी और लॉरेंस उसके साथ काफी समय बिताते थे। इस तरह वह गौरैया लॉरेंस की अंतरंग संगनी बन गई थी। इस घटना से ही लॉरेंस के गहरे प्रकृति प्रेम और पक्षी प्रेम का पता चलता है। और रगों और हड्डियों में बसने का मतलब क्या होता है कि उनके जीवन में समा जाना। जटिल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। जटिल प्राणी पशु पक्षियों को ना महत्व देते हैं, ना प्यार करते हैं, ना प्यार के योग्य मानते हैं। इसलिए जब वे सालिम अली का पशु पक्षी प्रेम देखते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसा मनुष्य है। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गिरने वाली नीलेकंठ की वह गौरैया सारी जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी नहीं डिगा। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप, नैसर्गिक क्या होता है? स्वाभाविक, नेचुरल, नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन के रह गए थे। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बन के उभरे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर क्यों उभरे, कैसे उभरे? जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव से परिचित हैं, जो लोग उनके घुमक्कड़ स्वभाव से परिचित हैं, उन्हें महसूस होता है वो आज भी पक्षियों के सुराग में ही निकले हैं और बस अभी गले में लंबी दूरबीन लटकाए और अपने खोजपूर्ण नतीजों के साथ लौट आएंगे। जब तक वो नहीं लौटते, क्या उन्हें गया हुआ मान लिया जाए? मेरी आंखें नम है सालिम अली, तुम लौटोगे ना? तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि सालिम अली लौट के आएंगे। तो इस पाठ में लेखक ने सालिम अली जैसे व्यक्ति का एक इतना सुंदर चित्रण कर दिया बर्ड वॉचर के रूप में कि बचपन में उनकी एयरगन से एक गौरैया घायल हो गई थी, जिसका दर्द देखकर उनके मन में पक्षी प्रेम उत्पन्न हो गया था। उसके बाद वो जीवन भर दूरबीन लेकर विभिन्न प्रजातियों के पक्षियों की खोज करते रहे और एक गौरैया का गिरना शीर्षक पुस्तक में पक्षियों से संबंधित अपने अनुभवों को उन्होंने लिखा। प्रकृति प्रेमी तो थे ही, पर्यावरण को सुरक्षित रखने की बड़ी चिंता रहती थी उनको। इसलिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा से बचाने का अनुरोध किया था। वो निरंतर लंबी लंबी यात्राएं करके पक्षियों पे खोज करते थे। उनकी आंखों पे जो सदा दूरबीन चढ़ी रहती थी, जिसे उनकी मृत्यु के बाद ही उतारा गया था। और डिगा देने का मतलब क्या हुआ? अपने लक्ष्यों से, अपने सिद्धांतों से दूर हो जाना। तो बस यही बताया गया इस पाठ में कि बचपन में जो सालिम अली थे, उन्होंने अपनी एयरगन से किस तरह एक गौरैया को घायल किया था। उसी ने उन्हें आजीवन पक्षियों का सेवक बना दिया था। वे अब उन्हें खोजते रहे और लेखक की आंखें उनके जाने पर भीग गई हैं। अपने खोज पूरा नतीजे अपनी रचनाओं के द्वारा वो हमें देकर गए हैं। लंबी दूरबीन लटकाए जगह जगह घूमते वो पक्षियों की तलाश करते रहे और आज भी कहीं ऐसा लग रहा है कि शायद लेखक को कि वो लौट आए, लेकिन लौट आना मौत की वादियों से ये तो मुश्किल है। अब तो बस उनकी यादें शेष रह गई हैं। इस प्रकार इस पाठ का जो शीर्षक है, सावले सपनों की याद, सार्थक है। बस ये था आपका पाठ बच्चों, जिसमें लॉरेंस के बारे में भी बताया गया है। ये पाठ के एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन के साथ ही आंसर दे दिया गया है और इसके बाद मैंने बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन दे दिए हैं। बुक की एक्सरसाइज के क्वेश्चन के बाद ध्यान से देखिएगा, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न जो आपकी बुक एक्सरसाइज में से पूछे जाते हैं वो मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। लॉरेंस के बारे में भी आपको बता दिया है कि लॉरेंस 20वीं सदी के अंग्रेजी के उपन्यासकार थे। प्रकृति प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी है उन्होंने। प्रकृति से उन्हें गहरा लगाव था। वो मानते थे मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वो ये मानते थे मनुष्य का प्रकृति की ओर लौटना जो है वो जरूरी है। लॉरेंस की मृत्यु के बाद लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा से कहा था लॉरेंस के बारे में कुछ लिखे, परंतु फ्रीडा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि उसके लिए लॉरेंस पे लिखना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में कुछ पता करना है तो छत पे बैठी गौरैया से पूछ ले, यानी कि जो उनकी कविता के प्रेरणा स्त्रोत हैं, आप लोगों को उनसे बात करनी चाहिए। वृंदावन की आज की दशा भी बता दी गई है इस पाठ में। सालिम अली की अंतिम यात्रा के बारे में बता दिया। बर्ड वॉचर किसे कहते हैं वो बता दिया। सालिम अली ने वर्षों पहले क्या कहा था कि आदमी को पक्षी को आदमी की नज़र की अपेक्षा पक्षियों की नज़र से देखना चाहिए। इससे आदमी को पक्षियों के विषय में जानने में मदद मिलेगी। ऐसे ही आदमी प्रकृति को अपनी नज़र से देखते हैं, इसलिए उसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों की असली सुंदरता का पता नहीं है। इन सबको जानने के लिए स्वयं को उसकी तरह अनुभव करना पड़ता है, तब हमें पक्षियों और प्रकृति से अनोखा संगीत सुनने को मिल सकता है। बस जल्दी मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, गुड बाय स्टूडेंट्स।